So in the last session we had started with pharmaceutical analysis part, and in that we had seen about pharmaceutical analysis of titrations. Okay, titration part जो हमने देखा था, तो टाइट्रेशंस का इंट्रोडक्शन जो है वो हमने देखा लास्ट वाले लेक्चर में। आज वाले लेक्चर में हम टाइट्रेशन के जो भी हमने टाइप्स देखे थे वो हम देखेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या क्या देखा वो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, एंड आफ्टर द रिवीजन वी वुड हेड टुवर्ड्स द टुडेज पॉइंट। ओके, तो फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हमने देखा था फंडामेंटल्स ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के लिए क्या क्या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। ओके, और उसको परफॉर्म करने के लिए क्या क्या बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब यहाँ पे मेंशन है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस, तो हमने ये क्लासिफिकेशन देखा था। ब्रॉडली ये ऐसे क्लासिफाइड है: एक्वियस एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस टाइट्रेशन, प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन एंड रेडॉक्स टाइट्रेशन। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप में ये डिवाइडेड है। हम ये पांचों के ओके फाइन। ओके, देन लेट्स कंटिन्यू। तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स ऑफ एनालिसिस के जो ये 5 टाइप्स है, ये पांचों के पांचों टाइप हम इन डिटेल स्टडी करेंगे आज जितना हो सकता है। ओके, देन क्लासिफिकेशन, यही जो हमने देखा है इसका बेसिक जो है वो हमने डिस्कस किया था कि एसिड बेस क्या होते हैं, टाइट्रेशन, नॉन एक्वियस क्या होते हैं, प्रेसिपिटेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक और रेडॉक्स। फिर हमने देखा था मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कॉन्सेंट्रेशन, जैसे कि हमने नॉर्मेलिटी देखा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस में। नॉर्मेलिटी क्या है, परसेंट कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या है, मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ओके, तो ये कॉन्सेंट्रेशन से रिलेटेड जो भी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हैं वो हमने देखी। उसके बाद वी हैड सीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। प्राइमरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस क्या होते हैं, व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू बी क्वालिफाइड एज अ प्राइमरी स्टैंडर्ड, व्हाट इज अ सेकेंडरी स्टैंडर्ड, एंड उसके कुछ एग्जांपल्स देखे हमने सेकेंडरी स्टैंडर्ड सब्सटेंसेस के। फिर डेफिनेशन एंड टर्म्स। अब डेफिनेशंस एंड टर्म्स, एक्चुअली आप बोलोगे कि जीपैड में सर तो डेफिनेशंस और टर्म्स पढ़ा रहे हैं, तो डेफिनेशंस और टर्म्स पे भी एमसीक्यू आ चुके हैं, इसलिए मैंने ये वाला स्लाइड डाला है। ओके, जैसे कि टाइट्रेंट पे, टाइट्रेट पे एमसीक्यू आ चुका है कि टाइट्रेट क्या है, टाइट्रेंट क्या है। ओके, तो अगर आपको ये क्लियर होगा तो ही आप इसका आंसर दे पाओगे। ओके, दिस इज द रीजन मैंने यहाँ पे ये चीजें ऐड की। ओके, एमसीक्यू आ चुके हैं इनको, इन चीजों पे। बहुत इजी एमसीक्यू होते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं होता। जीपैट सब क्वालिफाई हो जाते हैं, बट अच्छा रैंक आना बहुत, उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, जीपैट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी होते हैं। मैंने मेरे हर एक लेक्चर में मेरे जो भी स्टूडेंट्स, आप किसी को भी पूछो वो बोलेंगे हाँ सर तो हमेशा वही बोलते हैं कि जीपैट के क्वेश्चंस इजी होते हैं, एंड रियली जीपैट के क्वेश्चंस इजी होते हैं। जस्ट आपको अच्छा रैंक लाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होती है। आपका जो एक्यूरेसी लेवल है आंसर देने का वो अगर बढ़ गया एक बार, देन तो समझो आप ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट 100 में तो आराम से आ जाओगे। ठीक है, चलो वो बातें हम बाद में करेंगे जब आपकी एग्जाम नज़दीक आएगी, फिलहाल हम पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो डेफिनेशंस एंड टर्म्स हो गए आपके। ओके, ये आगे और भी डेफिनेशन एंड टर्म्स हमने लिए थे, तो जो लास्ट सेशन में नहीं थे इसका रिकॉर्डिंग आई थिंक सर ने अपलोड कर दिया है, तो आप वो रिकॉर्डिंग ऐप पे देख सकते हो। ओके, इतना हुआ था लास्ट सेशन में। आज हम स्टार्ट करेंगे एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ। एसिड बेस टाइट्रेशन का थोड़ा बेसिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था लास्ट सेशन में, बट आज फिर भी हम देख लेते हैं। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशन, तो एसिड बेस टाइट्रेशन का दूसरा नाम है न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन, और क्योंकि इसमें न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। अब आप सबको पता है, एकदम बेसिक सा ये है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जिस रिएक्शन में एक एसिड और एक बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें प्रोडक्ट में क्या मिलता है, सॉल्ट एंड वाटर, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? क्योंकि एसिड का फंक्शनल ग्रुप, बेस का फंक्शनल ग्रुप दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और हमें सॉल्ट एंड वाटर मिलता है, जो कि जिसका पीएच जो है वो न्यूट्रल होता है। ओके, इसलिए हम उसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। या और वही रिएक्शन हम इस टाइट्रेशन में यूज करते हैं, इसलिए हम इसको न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन बोलते हैं या एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं। ओके,
सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड बेस टाइट्रेशंस, एसिड्स क्या है, बेसिस क्या है, वो हमें समझना चाहिए। अब आप बोलोगे ये भी एकदम बेसिक है, एसिड क्या है, बेस क्या है, बट एसिड बेस की कुछ थेरीज हैं जो आपने 11-12 में भी पढ़ी होंगी, फिर आपने बी फार्म के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी, और ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जीपैट में भी आती रहती हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इवन अब अगर आप अपना जीपैट का सिलेबस खोल के देखोगे एनालिसिस का, तो उसमें भी लिखा है कि एसिड बेस टाइट्रेशन में आप एसिड बेस की थेरीज भी पढ़ोगे। ओके, तो एसिड बेस क्या है वो भी आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे एसिड बेस कंसेप्ट हम देखेंगे। एसिड बेस कंसेप्ट में आप देखो कि एसिड क्या है, बेस क्या है, पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। एसिड बेस कंसेप्ट में एसिड बेस टाइट्रेशन और न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस। एक एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन है उसको हम एसिड बेस टाइट्रेशन बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन जो मैंने अभी आपको बता दिया। Several acid-base theories have been proposed to explain or classify acidity and basicity properties of substances. बहुत सारी एसिड बेस थेरीज आ चुकी हैं, ओके, जो हमें बताती हैं कि ये कोई सब्सटेंस है, ये एसिड है, ये बेस है, या उनकी एसिडिटी या बेसिसिटी या उनकी प्रॉपर्टीज को क्लासीफाई करता है। मोस्ट फैमिलियर थेरी इज द अरेनियस थेरी, बट इट्स एप्लीकेबल ओनली टू वाटर। तो अरेनियस की जो एसिड बेस थेरी है, मतलब अरेनियस जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने कुछ थेरी दी है एसिड बेस को डिफाइन करने के लिए। तो वो जो थेरी है वो है सही, बट सिर्फ जब एसिड और बेस पानी में होते हैं, वाटर में होते हैं, तभी वो एप्लीकेबल है, वरना नहीं। अदर थेरीज आर मोर जनरल एंड आर एप्लीकेबल टू अदर सॉल्वेंट्स। तो अदर थेरीज जो है वो ज़्यादा जनरलाइजेबल है क्योंकि अदर सॉल्वेंट्स को भी एप्लीकेबल है। तो हम ये थेरीज देख लेते हैं, आपने देखी होंगी, जैसे कि अरेनियस थेरी है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी ये थेरी। तो अरेनियस थेरी जो है, ओके, H प्लस एंड OH माइनस आयंस का इसमें कंसेप्ट है। Arrhenius as a graduate student introduced a radical theory in 1894 for which he received a Nobel Prize। तो Arrhenius जी ने क्या 1894 में ये theory दी थी, radical theory। An acid is any substance that ionizes partially or completely in water to give hydrogen ions which associates with the solvent to give hydronium ions H3O plus। देखो इन्होंने क्या कहा है कि एसिड एक ऐसा ऐसा सब्सटेंस है जो पानी में जाने के बाद, सब्सटेंस दैट आयोनाइजेस पार्शियली और कंप्लीटली आफ्टर गोइंग इनटू द वाटर, द एसिड आयोनाइजेस पार्शियली और कंप्लीटली टू गिव हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस H प्लस आयंस, ओके, आयोनाइज होने के बाद वो हाइड्रोजन आयंस देता है, ओके, और ये हाइड्रोजन आयन पानी के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयंस H3O प्लस बनाता है, ओके। तो ये है आपका एसिड। एसिड जब वाटर में गया H2O में, तो इसने क्या किया, अपना H प्लस आयन जो कि हाइड्रोजन आयन है वो रिलीज किया, ओके। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, अ बेस आयोनाइजेस इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्सिल आयंस, ओके। तो वीक पार्शियली आयोनाइज बेसिस जनरली आयोनाइज एज फॉलोज। तो ये यहाँ पे देखो बेस है, इसने क्या किया, OH माइनस जो है हाइड्रोक्सिल आयन वो दिए हैं यहाँ पे, और एसिड जो है वो H प्लस आयंस देता है, ओके, ये वाला H। While strong bases such as metal hydroxide NaOH dissociate as, ये वीक बेस के लिए दिया गया है और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए डिसोसिएशन दिया गया है। कैसे होता है, जैसे कि NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो उसके लिए ये दिया गया है, ओके। और आगे दिया है दिस थेरी इज ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्टेड टू वाटर एज सॉल्वेंट। तो अगर वाटर सॉल्वेंट है तो ही ये थेरी एप्लीकेबल है, नहीं तो नहीं है, ओके। तो ये तो और डिटेल में यू कैन स्टडी इन द बुक्स अबाउट दिस थेरी। बेसिक आइडिया मुझे आपका क्लियर करना था अरेनियस थेरी के लिए, दैट इज क्लियर हियर, आई होप। आगे चलते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थेरी, ओके, जो कि जिसमें इन्वॉल्व है टेकिंग एंड गिविंग ऑफ प्रोटॉन्स। In 1923, Bronsted and Lowry separately describe what is known as Bronsted-Lowry theory. This theory states that an acid is any substance that can donate a proton and a base is a substance that can accept a proton. Thus we can write a half reaction. Okay? उन्होंने क्या बोला है पहले आप देखो, एसिड एक सब्सटेंस है जो प्रोटॉन डोनेट करता है और बेस वो सब्सटेंस है जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। Acid is a proton
डोनर, ओके, और बेस इज आपका प्रोटॉन एक्सेप्टर, ओके, क्लियर। तो अगर हम हाफ रिएक्शन लिखते हैं या ये जो भी इनकी डेफिनेशन है, इनको अगर रिएक्शन के फॉर्म में लिखते हैं तो एसिड इक्वल्स टू H प्लस प्लस बेस, मतलब एसिड ने क्या किया, जो है प्रोटॉन डोनेट किया है और वो बेस ने यहाँ पे एक्सेप्ट किया है, ऐसे इन्होंने इस रिएक्शन में दिखाया है। द एसिड एंड बेस ऑफ अ हाफ रिएक्शन आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पेयर्स। अब इस रिएक्शन में जो एसिड और बेस है, मतलब जिस एसिड ने प्रोटॉन दिया और जिस बेस ने वो एसिड का प्रोटॉन लिया, वो एसिड और बेस को हम एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर बोलते हैं, ओके, ठीक है। तो ये एसिड इस बेस का कॉन्जुगेट पेयर है, ये बेस इस एसिड का कॉन्जुगेट पेयर है, क्योंकि उसका प्रोटॉन इसने लिया, ओके, इसकी वजह से। Free protons do not exist in solution and there must be a proton acceptor base before a proton donor. Acid will release its proton. Okay? तो एसिड ऐसे नहीं करता कि प्रोटॉन छोड़ देता है फिर कोई ले ना ले, ओके। तो हमेशा जब एसिड प्रोटॉन देता है तब बेस होता ही उससे लेने के लिए प्रोटॉन, ओके। तो उसका हम उस एसिड का उसको हम कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं जो वो प्रोटॉन ले लेता है। ये तो बेसिक चीज है, जैसे कि अगर एसिड प्रोटॉन दे रहा है तो जो भी मॉलिक्यूल वो प्रोटॉन लेगा वो उस एसिड का कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट विल मूव टू द ल्यूइस थ्योरी। आप कुछ भी बोलो, मैं तो ल्यूइस थ्योरी बोलता था, यहाँ अभी भी बोलता हूँ, सॉरी। ल्यूइस थ्योरी जो जिसमें इन्वॉल्व है टेकिंग एंड गिविंग इलेक्ट्रॉन्स, ओके। तो इसमें इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। जो ब्रॉन्स्टेड वाली थ्योरी देखी हमने, उसमें क्या था, उसमें प्रोटॉन्स था, यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन्स। इन 1923 G.N. Lewis also introduced the electronic theory of acid and bases, okay। तो इसको इलेक्ट्रॉनिक theory of acid and bases भी बोलते हैं, क्योंकि this theory involves electrons, okay। मतलब something related to electrons. In the Lewis theory, a base is a substance that can donate an electron pair and acid is a substance that can accept an electron pair. Okay? बेस क्या है, जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर। इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है, और एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ओके। बेस frequently contains oxygen or nitrogen as the electron donor. बेस में क्या होता है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता है बेस में, जो कि इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, क्योंकि ऑक्सीजन नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो इजीली डोनेट कर सकते हैं। तो बेसिस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मोस्टली होते हैं, ऐसे उन्होंने जनरलाइज किया था। दस नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंसेस आर इंट्रोड्यूस्ड एज एसिड, जैसे कि AlCl3 OR2, ठीक है। तो AlCl3 OR2, तो उन्होंने क्या किया है कि नॉन हाइड्रोजन कंटेनिंग सब्सटेंस है उनको एसिड किया है। यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड इज एसिड एंड इथर अ बेस। देखो AlCl3 ने क्या किया है कि जो ये लोन पेयर है ये ले लिया है, इसलिए एल्यूमिनियम क्लोराइड यहाँ पे एसिड हो गया, और इथर जो है वो बेस हो गया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, लोन पेयर डोनेट किया है। This theory is useful to describe the indicator color change in non-protonic system exhibiting acid-base reaction. तो ये थेरी ज्यादा जनरलाइजेबल है सब जगह पे, ओके। ल्यूइस थेरी आपने ये पढ़ा भी होगा, आपको भी पता होगा। तो अब यहाँ पे मैंने ये तीनों थेरीज का ना समरी दिया है आपको, समरी ऑफ एसिड बेस थेरी, जो भी अभी हमने तीनों देखी। अरेनियस थेरी क्या बोलती है, हाइड्रोजन आयन डोनर जो है वो एसिड है, ओके। हाइड्रोक्साइड आयन डोनर जो है वो बेस है, जब वाटर एज अ सॉल्वेंट होता है, ओके। व्हेन वाटर इज एज अ सॉल्वेंट, अरेनियस की जो थ्योरी है वो एप्लीकेबल होती है, और वो बोलते हैं एसिड क्या है, जो H प्लस आयन डोनेट करता है, ओके, और बेस जो है वो OH माइनस आयन डोनेट करता है, ओके, एक्वियस स्टेट में। ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी में क्या है, तो एसिड इज अ प्रोटॉन डोनर, बेस इज अ प्रोटॉन एक्सेप्टर, और लुईस थ्योरी में क्या है, acid is a electron pair acceptor and base is a electron pair donor. I hope this is clear to everyone. चलें आगे। हेलो। Yes, sir.
ओके अब हम देखेंगे सॉल्वेंट्स। ओके तो सॉल्वेंट का जो ये पार्ट है हमने पहले भी किसी टॉपिक में देखा है, आपको याद है? पोलर प्रोटिक, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, किसी पॉइंट के अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा है। वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, वाटर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। आप थे कि नहीं उस लेक्चर में पता नहीं, बट एटलीस्ट आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी। यस और नो? नहीं पता तो भी इट्स फाइन, इट्स नॉट लाइक दैट। हेलो, if you don't know it's fine, just you reply. No, sir. Okay. Okay. देखो, तो I have mentioned here two different types of solvents. Okay, तो why I am मतलब मेंशनिंग यहाँ पे सॉल्वेंट्स, बिकॉज ये हमें लगने वाले हैं किसमें, हमारे टाइट्रेशन में, जो एसिड बेस टाइट्रेशन है। ओके, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है वो हम पहले देख लेते हैं। सो कंटेन्स अ हाइड्रोजन एटम। यस Sir, SN1, SN2 yes, correct. reactions. Yeah, in SN1 and SN2 we had seen this polar protic and polar aprotic solvents. Correct. Who's this, Aditya? Yes, sir. Okay, good. So see, polar protic solvent contains a hydrogen atom bound to an oxygen or a nitrogen, contains a dissociable proton H plus and therefore can donate a proton. Okay, H प्लस आयन इसमें होते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पे है पोलर प्रोटिक। देखो हमने SN1 SN2 में देखा था पोलर जिसको दो पोल्स हैं। ओके, प्रोटिक जिसमें H प्लस है अबंडेंटली प्रेजेंट। ओके, ऐसा सॉल्वेंट को बोलते हैं हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। ओके, तो इस सॉल्वेंट में डिसोसिएबल प्रोटॉन H प्लस होते हैं एंड दिस सॉल्वेंट्स कैन डोनेट अ प्रोटॉन। तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं फॉर्मिक एसिड एंड ब्यूटेनॉल, आइसोप्रोपेनॉल, इथेनॉल, मिथेनॉल, एसिटिक एसिड, वाटर। दीज आर ऑल polar protic solvents. Polar aprotic solvent, from the name itself it indicates polar, two poles है इसको। अप्रोटिक मतलब no free protons, no H plus ions solvent, does not contain a hydrogen atom bound to an oxygen or a nitrogen, does not contain a dissociable proton and therefore cannot donate a proton। ना ही इसके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को अटैच है, ना ही इसके पास ऐसा हाइड्रोजन है जो डिसोसिएबल फॉर्मेट में और इजीली वो रिलीज कर सके। ओके, इस सॉल्वेंट के पास, तो उन सॉल्वेंट्स को हम बोलते हैं पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो यहाँ पे उसके एग्जांपल हैं डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राइडोफ्यूरैन, इथिल एसीटेट, एसीटोन डाइमेथिल फॉर्मामाइड, एसीटोनाइट्राइल डाइमेथिल सल्फोक्साइड। ये सॉल्वेंट्स पे भी एमसीक्यू आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। तो एक बार ओवरलुक कर लो आप। देखो ये आपके जो हैं सॉल्वेंट्स, फॉर्मिक एसिड हो गया, ये अल्कोहल हो गया, ये अल्कोहल है। ओके, पोलर प्रोटिक वाले। ओके, अल्कोहल्स एंड एसिड्स हैं वो पोलर प्रोटिक है आपके। ओके, और जो बाकी के हैं यहाँ पे, ओके, ये एसीटोन हो गया आपका, कीटोन हो गया, एसीटेट है। ओके, तो ये जो है आपके पोलर अप्रोटिक है। तो ये ध्यान में रखो आप। तो अगर आपको कौन से भी ऑप्शन आ रहे हैं चार, तो आप इजीली उसमें से निकाल सकते हो कि कौन सा पोलर प्रोटिक है, कौन सा पोलर अप्रोटिक है। नाउ डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेसिस, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, और बफर सॉल्यूशन क्या है, वो हम देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या है? अ स्ट्रॉन्ग एसिड इज completely dissociated into its component ion in dilute aqueous solution. Strong base are also completely dissociates into its component ion. तो स्ट्रॉन्ग एसिड completely dissociate हो जाता है, ओके, उसके कंपोनेंट आयंस में जब एक्वियस स्टेट में होता है। स्ट्रॉन्ग बेस भी सेम। ओके, तो उसके एग्जांपल है HCl, NaOH, KOH। HCl एसिड,
NaOH KOH बेस। उसके बाद आता है वीक एसिड। A weak acid is one which is incompletely dissociated. The extent to which it dissociates is characterized by Ka. Okay? तो क्या है यहाँ पे कि ये जो एसिड है ये पूरी तरह से डिसोसिएट नहीं होता, इसलिए हम इसको वीक एसिड बोलते हैं, और इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है उसको Ka से डिपिक्ट करते हैं। Weak base does not completely ionize in aqueous solution, okay, and it is all it इसका जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है वो Kb से कैरेक्टराइज्ड है, यहाँ डिपिक्ट किया जाता है। नेक्स्ट बफर सॉल्यूशन, इट इज अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस और अ मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस व्हिच हेल्प्स इन मेंटेनिंग एंड स्टेबलाइजिंग द पीएच। तो बफर सॉल्यूशन क्या है? पीएच मेंटेन करना और स्टैब्लिश करने में मदद करता है, आपको ये पता है सब। ओके, एकदम बेसिक है। तो यहाँ पे कुछ वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस के एग्जांपल्स हैं। ओके, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस। तो ये एक बार देख लो। स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। वीक एसिड एसिटिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरोनिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड। वीक बेसिस अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनिया। ओके, थोड़े ही एग्जांपल्स हैं। व्हाट यू कैन डू इज, आप नोटबुक में ये टेबल बना लो, और जैसे जैसे आप जीपैट की पढ़ाई करते जाओगे वैसे वैसे आपको बहुत जगह पे वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस मिलते जाएंगे। वो आप उस टेबल में फिल करते जाओ जैसे जैसे आपको मिलेंगे। क्या करते, मतलब व्हाट आई यूज्ड टू डू, कि मैं ना ऐसी बड़ी एक टेबल बना देता था, और उसमें मैं अभी देखो यहाँ पे चार पांच मैंने लिखे, तो उतने में लिख देता था, और बहुत सारी एम्प्टी स्पेस रख देता था, और वो टेबल में मेरे स्टडी टेबल के यहाँ पे चिपका देता था। ओके, कट करके वो पेपर मैं स्टडी टेबल पे चिपका देता था। तो जब भी मैं कभी मैं कोलॉजी पढ़ूं, कभी मैं केमिस्ट्री पढ़ूं, कभी मैं कुछ भी पढ़ूं, एसिड और बेसिस तो आते रहते थे। तो जब भी कोई कहाँ पे भी किसी ऑथर ने किसी बुक में ऐसे लिखा हो दिस इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये वीक एसिड था, ये वीक बेस था, तो मैं वहां पे लिखते जाता था। ओके, तो करते 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 मेरी पूरी वो टेबल फिल हो गई थी। तो ऐसे आप भी कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो कि आप, मतलब इन फॉर एग्जाम्पल मैं इसके लिए बोल रहा हूँ, क्या बोलते हैं आपको, एसिड बेसिस के लिए कोई भी पॉइंट है जो आपको सब जगह पे दिखता है या बहुत बारी रिपीट होते हैं, तो आपको ये डाटा कलेक्ट करना है, इंपॉर्टेंट है। तो यू कैन डू दिस थिंग कि आप एक टेबल बना दो खाली, उसमें जितना पता है उतना लिख दो, बाकी के लिए जगह छोड़ दो, और जैसे जैसे आप बुक्स, नोट्स, लेक्चर्स पढ़ते जाओगे, सुनते जाओगे, वैसे वैसे आप उसमें अपडेट करते जाओगे चीजें। फार्माकोग्नोसी के लिए तो मैं वही बोलता हूँ, फार्माकोग्नोसी की पढ़ाई आप वैसे ही करिए। चलो, कभी मैंने ले लिया आपका कोग्नोसी का सेशन तो उसमें भी बता दूंगा। नेक्स्ट वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज कॉमन आयन इफेक्ट। ओके, तो कॉमन आयन इफेक्ट जो है उसके बारे में आपको पहले बता देता हूँ। कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता है किसी को, या मतलब हो तो गया होगा, आपको 11-12 में भी होता है, और फिर बी फार्म में भी हो गया होगा, मतलब फर्स्ट सेकेंड ईयर में, है ना? हेलो, हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके, फाइन। देखो, कॉमन आयन इफेक्ट, a weak electrolyte AB when dissolved in water will dissociate to a small extent into A plus and B minus ion। एक weak electrolyte है हमारे पास AB, ओके, जो हम जब पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो डिसोसिएट होगा थोड़े एक्सटेंट तक A plus and B minus ions में। If in this solution we add a strong electrolyte CB, it will dissociate into C plus and B minus ion। इसी सॉल्यूशन में हमने एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, दूसरा है। ओके, वो कौन सा था? वो Cb था। वो कैसे डिसोशिएट होगा? C plus and B minus ion। So both the electrolytes will have B minus, which is called the common ion effect। Okay, the effect of addition of Cb to solution of AB will thus increase the concentration of B minus ion. This will push the equilibrium to backward direction as per the law of mass action, so that the poor dissociation of AB will further decrease. Thus, when to a solution of a weak electrolyte a strong electrolyte with common ion is added, the dissociation of the weak electrolyte is suppressed,
दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट। चलो एकदम इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ। तो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में हम देख रहे थे। सो आई विल टेल यू व्हाट इज कॉमन आयन इफेक्ट। See, there is a weak electrolyte AB. Okay, when we tell it as a weak electrolyte, तो वो partially ionize होता है अपने ions में, okay, completely नहीं। तो A plus and B माइनस में जो है वो small extent तक ionize होता है aqueous solution में, ठीक है, या किसी भी solution में जब हम डालेंगे उसको, okay। तो वो weak है इसलिए वो partially वहां पे ionize होता है। उसके बाद उसी सेम सॉल्यूशन में हमने क्या डाला, एक दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट Cb, ओके। तो वो क्या हुआ, उस सॉल्यूशन में जाने के बाद वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया C प्लस एंड B माइनस आयंस में, ओके। अब इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट में एक टाइप ऑफ आयन सेम है जो है B माइनस आयंस, ओके। तो पहले तो आप ये देख लो कि इनका डिसोसिएशन कैसे हो रहा है। ए बी का A प्लस बी माइनस पुअरली डिसोसिएटेड क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। सी बी का C प्लस बी माइनस स्ट्रॉन्गली डिसोसिएटेड, ओके। इज दिस क्लियर इतना? चलो ठीक है। तो इन दोनों में क्या है कि B माइनस आयन इज कॉमन, ओके। नाउ कॉमन आयन इफेक्ट क्या करता है, या कॉमन आयन इफेक्ट में क्या होता है, दैट आई विल टेल यू। जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आता है और उसके जब आयंस आते हैं और उसका आयन और वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयन सेम है, तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन और भी कम कर देता है और रिवर्स मोड में उसको डाल देता है, ओके। तो द इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ Cb टू सॉल्यूशन ऑफ AB विल थस इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B माइनस आयन। B माइनस आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने की वजह से this will push the equilibrium to backward direction as per the law of mass action, okay। तो ये equilibrium क्या होगा, इस साइड पुश होगा, okay। मतलब ए बी का A प्लस बी माइनस थोड़े लेवल तक ही हो रहा था डिसोसिएशन, वो भी अब क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में होगा कि वो डिसोसिएशन की जगह अब उनका एसोसिएशन होगा, ए और बी दोनों साथ में आएंगे, ओके। Is that clear? So that the poor dissociation of AB will further decrease. तो AB पहले ही poorly dissociate होता था, उसका और भी जो है डिसोसिएशन वो कम हो जाएगा, ओके। जब हम दूसरा कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे जिसमें सेम आयन है और वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। Thus, when to a solution of weak electrolyte, जब हम एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वाला डालते हैं, ओके, जिनमें एक कॉमन आयन है, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों में एक कॉमन आयन है, जैसे कि यहाँ पे B माइनस, द डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इज सप्रेस्ड। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट जो है AB, इसका डिसोसिएशन कम हो जाता है, सप्रेस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। दिस इज नोन एज द कॉमन आयन इफेक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन होने की वजह से इफेक्ट हो रहा है, किस पर इफेक्ट हो रहा है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट उस पे कैसा इफेक्ट हो रहा है, तो उसका डिसोसिएशन और भी पुअर हो रहा है और भी कम हो रहा है। इज दिस क्लियर? Yes. ओके। मैंने यहाँ पे नीचे लॉ ऑफ मास एक्शन भी दिया है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। ये आपके लॉ ऑफ मास एक्शन का सेंटेंस है। तो ये यहाँ पे एप्लीकेबल होता है और इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका जो इक्विलिब्रियम है वीक इलेक्ट्रोलाइट का, वो शिफ्ट हो रहा है टू द बैकवर्ड डायरेक्शन, ओके। यहाँ पे सेंटेंस है। अब ये कैसे एप्लीकेबल हो रहा है इतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बट इतना पता होना चाहिए कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है और यहाँ पे लॉ ऑफ मास एक्शन एप्लीकेबल हो रहा है कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो चलते हैं आगे, इंडिकेटर्स देखते हैं। इंडिकेटर क्या होता है, तो टाइट्रेशन में मैंने जब से आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, एक ब्यूरेट होती है, उसमें एक सॉल्यूशन होता है, नीचे एक हमारे पास कोनिकल फ्लास्क होता है, उसमें एक सॉल्यूशन होता है और उसमें हम थोड़ा सा इंडिकेटर डाल देते हैं एंड फिर हम टाइट्रेशन स्टार्ट करते हैं। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसे टाइट्रेशन होते हैं जिसमें हमें जस्ट पिंक कलर लाना होता है, करेक्ट। आपने ये वाले प्रैक्टिकल्स किए होंगे। तो जो इंडिकेटर हम उसमें यूज करते हैं उसके बारे में हम जानेंगे, ओके। Chemists often use a chemical dye rather than a pH meter to detect the equivalence point of an acid base titration, okay। तो केमिस्ट जो है वो
केमिकल डाइज यूज करते हैं, पीएच मीटर नहीं यूज करते। जैसे कि हम बीपीएच मीटर नहीं यूज करते, हम कभी कभी आपने पीएच मीटर भी यूज किया होगा आपके टाइट्रेशंस में। सो पीएच मीटर या इंडिकेटर आप कुछ भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे इंडिकेटर है तो दीज आर केमिकल डाइज। केमिकल डाइज हुज कलर आर अफेक्टेड बाय एसिड एंड बेस सॉल्यूशन आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। जो डाइज का कलर उसके मतलब अगर वो एसिड में है तो उसका कलर अलग है, वो बेस में है तो उसका कलर अलग है। ऐसे जो केमिकल डाइज हैं उसको हम एसिड बेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। Many natural substances act as indicator. Example, if you see lemon juice, if you use lemon juice in your tea, you might have noticed that the brown color of tea gets lighter when lemon juice is added. तो आप अगर अपने black tea में डालोगे lemon तो आप color change देखोगे। Tea contains compound like polyphenols that have slightly ionized hydrogen atom and therefore are weak acids. Adding acid into the form of lemon juice to a cup of tea lessens the degree of ionization and the color of unionized polyphenol becomes more apparent. ठीक है, तो ये तो इन जनरल एग्जांपल है, इसका कोई इतना ये नहीं है। एसिड बेस इंडिकेटर आपको पता है क्योंकि आपने देखा है, आपने खुद प्रैक्टिकल्स परफॉर्म किए होंगे, तो ये ज्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है। For the purpose of titration, it's good enough to know that an indicator is a weak acid or base that is added to the analyte solution and it changes color when the equivalence point is reached. That is the point at which the amount of titrant added is just enough to completely neutralize the analyte solution. The point at which the indicator changes the color is called the endpoint. So the addition of an indicator to the analyte solution helps us to visually spot the equivalence point in an acid-base titration. देखो क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हमारे ब्यूरेट में एसिड है और हमारे कोनिकल फ्लास्क में बेस है। ओके, तो जैसे जैसे हम ऊपर से एसिड डालते जाएंगे बेस में तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा और हमारे बेस के साथ हमने क्या किया है, हमने एक इंडिकेटर डाल दिया है। ओके, अब नीचे का जो पीएच है वो समझो 8 है, ऊपर का जो पीएच है वो 3 है। ओके, तो जैसे जैसे हम एसिड डालते जाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती जाएगी। एक ऐसा पॉइंट आएगा कि नीचे का पूरा बेस न्यूट्रल हो जाएगा ऊपर के पूरे एसिड के साथ, और उस पॉइंट पे क्या होगा, वो जो आप बोलते हो नीचे का जो सॉल्यूशन होगा, ओके, उस सॉल्यूशन में क्या होगा कि उसका पीएच 8 से 7 आ गया होगा, और जब उसका पीएच 7 हो गया, न्यूट्रल हो गया, तो ये इंडिकेटर क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टी है, अलग अलग पीएच में वो अलग अलग कलर्स दिखाता है। तो जब उसका पीएच 7 आ जाएगा तो वो उसका कलर चेंज करेगा, तभी के तभी हमें पता चलेगा कि हाँ ये पॉइंट है कि हमें रुकना है, अब ये रिएक्शन अब रोकनी है क्योंकि पूरा का पूरा बेस न्यूट्रलाइज हो गया है एंड नाउ वी नीड टू स्टॉप हियर। ओके, ये होता है काम आपके इंडिकेटर का एसिड बेस रिएक्शंस में, एसिड बेस टाइट्रेशन में। Properties of an indicator must have an easily observed color change. Okay, easily observable color change होना चाहिए उसमें, and must change easily in the required pH range over the addition of half a drop of reagent. Okay, तो मतलब एकदम एकदम सेंसिटिव होना चाहिए। ओके, थोड़ा भी पीएच चेंज हो तो भी वो जल्दी से कलर चेंज दिखाए। यहाँ पे इंडिकेटर्स का मैंने टेबल दिया है। ओके, तो पीएच किस पीएच रेंज में वो क्या कलर दिखाते हैं, ओके, वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो मिथिल ऑरेंज जो है 4 to 6 पीएच रेंज में यूज करते हैं। कलर फॉर वीक एसिड, कलर फॉर कॉन्जुगेट बेस में उसका ऑरेंज और ये येलो होता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू, थाइमॉल ब्लू, फिनोप्थेलिन, एलिजरिन येलो। ये सब, ये जो टेबल है ना, ये आप कहीं पे तो लिख लो, ओके, क्योंकि इस पे बहुत बारी क्वेश्चंस आ चुके हैं, और ना ही बल्कि इस पे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इंडिकेटर्स पे, इंडिकेटर्स के कलर्स पे, इंडिकेटर्स के पीएच पे। ओके, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज मैंने और कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं विद देयर पीएच रेंज। ओके, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइट्रेशन अगर आपको करना है तो आप ये इंडिकेटर्स यूज कर सकते हो। मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड, फिनोप्थेलिन, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू, फिनॉल रेड। उसके बाद वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन है, मतलब एक वीक एसिड और दूसरा स्ट्रॉन्ग बेस है, इनके बीच अगर आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो फिनोप्थेलिन, थाइमॉल ब्लू यूज कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है तो मिथिल ऑरेंज, मिथिल रेड, ब्रोमोफिनॉल, ब्रोमोक्रिस्टॉल ग्रीन। एंड वीक
एसिड वीक बेस टाइट्रेशन है तो मिक्स्ड इंडिकेटर यू कैन यूज। ओके, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन से टाइट्रेशन में कौन सा इंडिकेटर यूज किया जाता है। एंड दीज आर लाइक दिस इज ये जैसा है वैसा का वैसा आपको ध्यान में रखना है। ओके, देयर इज नो एनी कंसेप्ट, अभी हम उस डिटेल्स में नहीं जाएंगे कंसेप्ट समझाने के लिए। अगर वो सब करने बैठे तो बहुत टाइम कंज्यूम होगा, तो जैसा कि जैसा आपको ये ध्यान में रखना है और इसको कोई और ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट इज वी वुड डिस्कस अबाउट मिक्स्ड इंडिकेटर्स। तो मिक्स्ड इंडिकेटर्स आपने पढ़ा होगा पहले भी। व्हाट आर मिक्स्ड इंडिकेटर्स? इन सम केसेस द पीएच रेंज इज वेरी नैरो एंड द कलर चेंज ओवर दिस रेंज मस्ट बी वेरी शार्प। ओके, बहुत सारे केसेस में जैसे कि वीक एसिड वीक बेस का टाइट्रेशन कर रहे हैं तब पीएच रेंज बहुत ही नैरो होती है, मतलब 7.2, 7.3, 6.4 ऐसे मतलब पॉइंट में होती है। तो तब हमें कलर चेंज भी कैसा है, एकदम शार्प और फास्ट और एक्यूरेट मिलना चाहिए। विथ ऑर्डिनरी एसिड बेस इंडिकेटर द कलर चेंज इज नॉट शार्प एंड एब्रप्ट बट इट एक्सटेंड्स ओवर 2 यूनिट्स ऑफ पीएच। ओके, जो नॉर्मल इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं एसिड बेस टाइट्रेशन में वो शार्प रिजल्ट नहीं दिखाते जब नैरो पीएच रेंज होती है। ओके, it is desirable to have sharp color change over a narrow and selected range of pH. Okay, it can be achieved by the use of mixture of indicators whose pK and values are close together and the overlapping colors are complementary as an intermediate pH value. देखो, जब नैरो pH रेंज होती है तब हम सिंगल इंडिकेटर नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो क्या है, वो शार्प एब्रप्ट चेंज नहीं दिखाता। तो इस सिचुएशन में हम मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर यूज करेंगे और हम ऐसे इंडिकेटर्स को मिक्स करेंगे जिनका पीके वैल्यू जो है वो क्लोज है। ओके, सेम है, नजदीक है, वैसे हम यूज करेंगे और उनके कलर्स जो हैं वो ओवरलैपिंग और कॉम्प्लीमेंट्री हो। ओके, दिस इज नॉट इजीली पॉसिबल विद ऑर्डिनरी एसिड बेस इंडिकेटर्स। रिजल्ट में बी अचीव्ड बाय द यूज ऑफ सुटेबल मिक्सचर ऑफ इंडिकेटर। तो हम मिक्स करेंगे इंडिकेटर्स को। These are generally selected so that their pKin values are close together and overlapping colors are complementary at an intermediate pH level or pH value. कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि what is required to prepare mixed indicator। तो क्या रिक्वायर्ड है, उनकी pK वैल्यू जो है वो क्लोज टुगेदर होनी चाहिए एंड ओवरलैपिंग कलर्स जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए इन दैट pH रेंज, जो भी वहां पे pH रेंज स्पेसिफाइड होगी। यहाँ पे एग्जांपल है a mixture of equal parts of neutral red 0.1% solution in alcohol and methylene blue 0.1% solution in alcohol gives a sharp color change from violet blue to green in passing from acid to alkaline solution at pH 7। तो एकदम pH 7 पे बराबर वो क्या होता है कि एसिड से अल्कलाइन जब होता है तब क्या है, वॉयलेट से ग्रीन कलर का वो कलर चेंज दिखाता है अगर हम ये दो इंडिकेटर मिक्स करते हैं। Color change indicator for acid base titration endpoint in which a mixture of two indicator substances is used to give sharper endpoint okay changes। तो क्या है, हम यहाँ पे क्या क्यों कर रहे हैं मिक्स इंडिकेटर्स को, क्योंकि हमें शार्प एंड पॉइंट कलर चेंजेस चाहिए इसलिए। इसके बाद हम देखेंगे थेरीज ऑफ इंडिकेटर्स। ओके, सो थेरी ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर जो है two theories have been proposed to explain the change of color of acid base indicators with change in pH। theories of acid base indicator के दो theories हैं, Oswald theory and Quinonoid theory। ओके, जो theories बताती हैं कि इनका pH के साथ कैसे कलर चेंज होता है। ओके, Oswald's theory फर्स्ट theory जो है। ओके, so the color change of any indicator is due to its ionization। The unionized form of indicator has different color than its ionized form। ऑसवर्ल्ड जो साइंटिस्ट हैं उनके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है, वो कौन थे क्या थे। ओके, वो आप पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उन्होंने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने क्या बोला है कि इंडिकेटर जो है वो आयोनाइजेशन के बेसिस पे काम करता है। मतलब अगर वो अनआयोनाइज फॉर्म में है तो उसका कलर अलग होता है और जब वो आयोनाइज हो जाता है उसका कलर अलग होता है। और ये इंडिकेटर के थ्योरी में कॉमन आयन इफेक्ट भी काम करता है। ओके, क्योंकि आयोनाइजेशन अनआयोनाइजेशन हमने देखा, कॉमन आयन इफेक्ट भी उस मतलब कॉमन आयन इफेक्ट में ये आयोनाइजेशन अनआयोनाइजेशन कंसिडरेबल है।
देखो यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट फिर से दिया है. इफ एन इंडिकेटर इज अ वीक एसिड इट्स आयोनाइजेशन वुड बी वेरी मच लो इन एसिड्स ड्यू टू कॉमन H प्लस आयंस व्हाइल इट इज फेयरली आयोनाइज्ड इन अल्कलीज. देखो अभी यहाँ पे आप इजीली समझोगे कि ये जो ऑसवर्ल्ड जी हैं इन्होंने क्या कहा है और आयोनाइजेशन के साथ ये क्यों रिलेट किया. पहले उनका क्या कहना है कि अनआयोनाइज्ड फॉर्म एंड आयोनाइज्ड फॉर्म जो इंडिकेटर के होते हैं उसके कलर्स अलग अलग होते हैं, ये उनका कहना है. ओके. यहाँ पे कॉमन आयन इफेक्ट एप्लीकेबल होता है कैसे. देखो अगर हमारे पास एक इंडिकेटर है जो कि वीक बेस है. ओके. वीक बेस है मतलब वो H प्लस आयंस देगा बट बहुत कम डिसोसिएट होगा. ओके. इट्स आयोनाइजेशन वुड बी वेरी मच लो इन एसिड्स. तो अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड में ये वीक एसिड डालेंगे तो क्या होगा, ये H प्लस कम हो जाएगा और तो इसका आयोनाइजेशन और कम हो जाएगा जब ये एसिडिक मीडिया में होगा. और जब ये बेसिक मीडिया में होगा तब ये क्या होगा, ये H प्लस आयन बढ़ जाएंगे इसके और ये क्या होगा, फेयरली आयोनाइज होगा. तो जब वीक एसिड इंडिकेटर है, मतलब इंडिकेटर अगर एसिड है, वीक एसिड है, तो वो एसिड में आयोनाइज नहीं होगा, वो बेस में आयोनाइज होगा और वहां पे कलर दिखाएगा. In the same way, if the indicator is a weak base, its ionization is large in acids and low in alkalis due to common ion effect. I hope this is clear. ये क्लियर है सबको? Yes, sir. ओके गुड. नेक्स्ट theory is quinonoid theory. Okay. Quinonoid theory. According to quinonoid theory, an acid base indicator exists in two forms. Okay. Acid base indicator जो होता है वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है. ओके. वन फॉर्म इज टर्म एज बेंजोनॉइड फॉर्म एंड अदर एज क्विनोनॉइड फॉर्म. एक फॉर्म को हम बेंजोनॉइड फॉर्म बोलेंगे, दूसरे को हम बोलेंगे क्विनोनॉइड फॉर्म बोलेंगे. The two forms have different colors. The color change is due to the interconversion of one form to the other. Okay. तो देखो एक बेंजोनाइड फॉर्म है, एक क्विनोनाइड फॉर्म है, ये दो फॉर्म्स में एक इंडिकेटर प्रेजेंट होता है. जब वो बेंजोनाइड फॉर्म में होता है तब उसका कलर कुछ और होता है, जब वो क्विनोनाइड फॉर्म में होता है उसका कलर कुछ और होता है. ये क्विनोनाइड थ्योरी बोलती है. One form mainly exists in acidic medium and the other in alkaline medium. Okay. तो कोई मतलब एक फॉर्म जो है वो एसिडिक मीडियम में, मतलब कोई इंडिकेटर एसिडिक मीडियम में क्विनोनाइड फॉर्म में होगा तो वो बेसिक मीडियम में आपका बेंजोनाइड फॉर्म में मिलेगा. ओके. तो ये फॉर्म मतलब क्या क्या आप बोल सकते हो उसका, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल ग्रुप्स. ओके. जैसे कि यहाँ पे नीचे फिनोप्थेलिन has benzoid form in acidic medium and thus it is colorless, while it has quinonide form in alkaline medium, hence it is pink color. देखो. ओके. तो यहाँ पे क्या है कि आप इसका फॉर्म देख सकते हो. कहाँ गया मेरा कर्सर. ओके. यहाँ पे देखो चेंज है, अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स जो है वो. ओके. तो फिनोप्थेलिन जो है वो एसिडिक मीडियम में बेंजोइड फॉर्म में होता है, इसलिए फिनोप्थेलिन आपने इंडिकेटर देखा होगा वो कलरलेस होता है, वो एसिड मीडिया में हम रखते हैं. फिर हम वो उसको हम अपने टाइट्रेशन में डालते हैं बेस, जब वो बेसिक मीडिया में आ जाता है तो वो पिंक कलर दिखाता है क्योंकि वो वहां पे वो क्विनोनाइड फॉर्म में होता है. तो जब उसका फॉर्म चेंज होता है तब उसका कलर चेंज होता है. ये क्विनोनाइड थ्योरी बोलती है. आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर. हेलो. Yes, sir. ओके. नेक्स्ट इज टाइट्रेशन कर्व. हम ये टाइट्रेशन कर्व देखेंगे और आज यहाँ पे स्टॉप करेंगे. ओके. टाइट्रेशन कर्व क्या होते हैं. टाइट्रेशन कर्व मतलब ग्राफ है. ओके. जो हम टाइट्रेशन करने के बाद हमें जो मिलते हैं. अलाय ना खबर आ. सो जस्ट अ मिनट. ना खबर आहे ठेवून ना बाबू. Am I audible?
हेलो। Yes. ओके, देखो टाइट्रेशन कर्व क्या है? तो कर्व है जो हम टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद ड्रॉ करते हैं, आपने अपने जर्नल्स में भी ड्रॉ किया होगा। ओके, व्हाट इज अ टाइट्रेशन कर्व? और टाइट्रेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ पीएच of the analyte solution versus the volume of the titrant added as the titration progresses। ठीक है, तो टाइट्रेशन कर्व क्या है, इसके डेफिनेशन पे भी जीपैट पे क्वेश्चन आया है। उसके एक्स एक्सिस पे क्या होता है, उसके वाई एक्सिस पे क्या होता है, उस पे भी जीपैट पे क्वेश्चन आ गया है, इसलिए मैंने ये अलग से स्लाइड बना के आपको यहाँ पे दिया है। ओके, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड वो एक्स एक्सिस पे आता है एंड पीएच ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन ये वाई एक्सिस पे आता है। ओके, हमेशा आपके टाइट्रेशन करने, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, ये भूलना नहीं है। वाई एक्सिस पे पीएच ऑफ द एनालाइट सॉल्यूशन एंड वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट एडेड वो एक्स एक्सिस पे आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गलती करते हैं, अरे टाइट्रेशन कर्व क्या वो इजी है, ऐसे नहीं है। एक्स पे क्या आता है, वाई पे क्या आता है, और वो ग्राफ क्या डिपिक्ट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आ चुके हैं, एकदम बेसिक सिंपल क्वेश्चन होते हैं ये। सो विल स्टॉप हियर। ओके, बाकी का हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो आज हमने क्या क्या देखा एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज इन द सेंस क्या क्या देखा उतना देख लेते हैं। ओके, तो आज हमने एसिड बेस टाइट्रेशन के साथ स्टार्ट किया। एसिड बेस कंसेप्ट देखे, उसमें अरेनियस थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, लुइस थ्योरी, फिर सॉल्वेंट्स देखे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, डेफिनेशंस देखे, स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होता है, वीक एसिड क्या होता है, वीक बेस क्या होता है, बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल्स देखे हमने स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस के। फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखा जो कि है कॉमन आयन इफेक्ट। नेक्स्ट हमने इंडिकेटर्स देखे। ओके, इंडिकेटर्स के एग्जांपल्स और भी एग्जांपल्स, मिक्स्ड इंडिकेटर्स, थेरीज ऑफ इंडिकेटर्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें ऑसवर्ल्ड्स थ्योरी देखी, फिनोनॉइड थ्योरी देखी, और टाइट्रेशन कर्व। So we'll stop here. Do anyone have any questions?